हाय हेलो एवरीवन। सो कैपिटल मार्केट की एक और इम्पॉर्टेंट बिजनेस पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कैम्स कंप्यूटर रेंज मैनेजमेंट सर्विसेज। सो इनका बिजनेस मॉडल समझेंगे डिटेल में, देन Q2 का रिजल्ट डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद आगे कैसी अपॉर्चुनिटी लग रही है इसके स्टॉक में एंड बिजनेस पे, उस पर बात करेंगे। तो कुछ टाइम पहले हमने केफिनटेक को कवर किया था। कैम्स का अगर आप बिजनेस मॉडल देखोगे तो काफी सिमिलर है केफिनटेक के कंपैरिजन में। ये कंपनी भी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करती है। क्या बेसिकली मॉडल होता है ये, तो इंडिया में आप जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज देखते हो, एएमसीज देखते हो, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, ये जो रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंसीज होती हैं, ये इनका बैक ऑफिस मैनेज करती है। पूरा का पूरा बैक ऑफिस मैनेज का मतलब क्या हुआ कि इनके लिए फंड अकाउंटिंग का काम करती है। देन एज एन इन्वेस्टर आप जब इन इन एएमसीज के स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो, तो किस डेट को आपने ट्रांजैक्शन किया, कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया, देन फ्यूचर में कभी आप उसको स्विच कर रहे हो दूसरे स्कीम के अंदर, कभी आप रिडेम्पशन कर रहे हो, कभी आपका एसआईपी जा रहा है, तो उन सबका पूरा एनएवी कैलकुलेशन, मार्क टू मार्केट करना, देन उसके बाद एक्सपेंस रेशियो कितना बन रहा है, फंड मैनेजर का फीस कितना बन रहा है, ये सारा जो जो इतना सारा कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, ये सब कौन करता है? कैम्स और केफिनटेक करता है। ये दो आरटीए हैं हमारे इंडिया में सबसे बड़े। कैम्स का जो मार्केट शेयर है वो अराउंड 68-69% के आसपास है। केफिनटेक का मार्केट शेयर अराउंड 31-32% के आसपास है। एंड इसमें एक और बड़ी बात क्या है कैम्स के लिए, कि इंडिया के जो जो टॉप 15 एएमसीज हैं, उनमें से 10 एएमसीज इंडिया के कैम्स के क्लाइंट हैं, जिसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड आता है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड आता है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आता है। ये सब कैम्स के क्लाइंट्स हैं। और अगर आप इनका एयूएम बेस देखोगे तो बहुत बड़ा एयूएम बेस है। अराउंड एसबीआई का 8 लाख 9 लाख करोड़ के आसपास है, देन 5 लाख करोड़ है, 7 लाख करोड़ है। तो इतना बड़ा एयूएम साइज जो है वो कैम्स मैनेज करता है। तो ये एडवांटेज कैम्स के पास है, उसका मार्केट शेयर ज्यादा है टोटल एयूएम के बेसिस पे अगर हम देखें। लेकिन दूसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या है जो हमने केफिनटेक के एनालिसिस में डिस्कस किया था, कि पिछले 3-4 साल में जितनी भी न्यू एएमसीज आ रही है, इंक्रीमेंटल जितने भी एएमसीज आ रहे हैं, जिसमें आपका जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड है, क्वांटम म्यूचुअल फंड है, वाइटॉक म्यूचुअल फंड है, ये जो नई एएमसीज आई हैं पिछले कुछ सालों में, इनमें ज्यादातर जो मार्केट शेयर गेन किया है वो केफिनटेक ने किया है। मतलब न्यू एएमसीज में ज्यादा मार्केट शेयर केफिनटेक का है। लेकिन ऑफ कोर्स जो साइज वाइज अगर हम बात करें, एयूएम वाइज अगर हम बात करें, तो उसमें ज्यादा मार्केट शेयर कैम्स का है। अब कैम्स का रेवेन्यू कहाँ से आता है, रेवेन्यू मिक्स कैसा है, तो सबसे पहले इस कंपनी का हम रेवेन्यू मिक्स देखते हैं। तो अगर आप इनका रेवेन्यू मिक्स देखोगे तो कंपनी का 73% रेवेन्यू जो है वो म्यूचुअल फंड में एसेट बेस से आता है। क्या होता है ये म्यूचुअल फंड एसेट बेस्ड रेवेन्यू? मतलब जैसे कैम्स आज के टाइम पे अराउंड 45 लाख करोड़ का टोटल एयूएम मैनेज करता है। तो इस 45 लाख करोड़ के ऊपर कैम्स को एक कमीशन मिलता है। अब इसमें ऑफ कोर्स अगर इक्विटी स्कीम जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा कमीशन ज्यादा रहेगा, हाइब्रिड में थोड़ा सा कम होता है, और डेट म्यूचुअल फंड्स में बिल्कुल ही कम कमीशन मिलता है इनको। इस कमीशन शेयरिंग में या रेवेन्यू शेयरिंग में एक और क्रिटिकल पॉइंट क्या है, कि जैसे जैसे कैम्स का एयूएम का बेस बढ़ता जा रहा है, जैसे लेट्स से कुछ टाइम पहले वो 30 लाख करोड़ मैनेज करता था, आज वो 45 लाख करोड़ मैनेज कर रहा है। तो जैसे जैसे कैम्स का एयूएम बेस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे रेवेन्यू शेयरिंग या फिर जो कमीशन इनको मिलता है परसेंटेज टर्म्स में, वो कम होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले इनको 1% मिलता था, तो अब इनका क्योंकि एयूएम बेस बढ़ करके 45 लाख करोड़ हो गया है, तो कंपनी का जो कमीशन है या जो रेवेन्यू शेयरिंग है वो भी 1% से कम होकर के 0.7-0.6% के आसपास का कमीशन बेस आ गया है। यहाँ पे अब समझने वाली बात क्या है, कि अगर यहां से कैम्स को ग्रो करना है इंक्रीमेंटली, तो उनके लिए दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि जितनी भी न्यू एएमसीज आ रही हैं उनमें कैम्स को एटलीस्ट इक्वल मार्केट शेयर गेन करना पड़ेगा, तो उनका ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग एएमसीज कैम्स के पास में है, वो जितने भी नए एनएफओज लॉन्च करेगी, उससे कैम्स का टोटल एयूएम बेस ग्रो होगा, टोटल रेवेन्यू बेस ग्रो होगा। तो ये दो मेन ग्रोथ फैक्टर है कंपनी के लिए इनके एसेट बेस्ड रेवेन्यू में। देन हमने अभी देखा था कि कंपनी का लगभग 14% के आसपास जो रेवेन्यू है वो नॉन म्यूचुअल फंड एसेट से आता है। आता म्यूचुअल फंड कैटेगरी से ही है, लेकिन नॉन एसेट, मतलब वो एयूएम से लिंक नहीं है। तो उसमें कैम्स क्या करती है? एक्चुअली आई डोंट थिंक कि के फिनटेक इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कैम्स एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या करता है, कि इनका जो 14% रेवेन्यू का पार्ट है, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बहुत क्रिटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कौन? जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो आपके म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं रिटेलर्स को, जिसमें आपके बैंक्स भी आते हैं, इनफैक्ट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज भी आती है, जैसे आनंद राठी भी क्या है, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। कई ऐसी ब्रोकिंग कंपनीज होती हैं जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होती है, और कई ऐसे इंडिविजुअल्स भी होते हैं जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो उन सबको उनका जो जितना भी क्वेरी होता है वो सब रिजॉल्व कौन करता है? कैम्स करता है।
जैसे उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के अपने कुछ 100, 500, 1000 जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनका कोई भी क्वेरी होता है, किसी क्लाइंट का ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का पैन नहीं हो रहा है, किसी का केवाईसी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सब जो रिजॉल्व करने का काम करती है वो कैम्स करती है। तो इस वाले पार्ट से जो उनको रेवेन्यू आता है वो उनके नॉन म्यूचुअल फंड एसेट वाले कैटेगरी में आता है। प्लस नॉन म्यूचुअल फंड एसेट वाले कैटेगरी में एक और जो बड़ा पार्ट आता है इनका रेवेन्यू का, वो आता है इनका पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन से। मतलब आप देखोगे कि इंडिया में अभी भी बहुत बड़ी ऐसी ऑडियंस है, ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो प्रेफर करते हैं कि बैंक में भी वो फिजिकली जाके कैश जमा कराएं, फिर वहां पे वो कैश उनका जो डिपॉजिट बुक होता है उस पर सारा एंट्री वगैरह कराएं। तो उस कैटेगरी की ऑडियंस अभी भी प्रेफर करती है इंडिया में कि वो डिजिटली ट्रांजैक्शन ना करके कैम्स के ब्रांच में जाकर के अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म करे और वहां पे वो इन्वेस्टमेंट करे। तो वो हो जाता है इनका पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन वाला रेवेन्यू। मतलब क्योंकि वो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस कर रहा है कैम्स, तो उसका वो कुछ पर्टिकुलर फी चार्ज करता है। सो वो इनको नॉन एसेट बेस्ड रेवेन्यू में आता है। तो 14% रेवेन्यू कंपनी का वहां से आता है। प्लस इसी कैटेगरी में एक और काम क्या करती है कैम्स, जैसे एज एन इन्वेस्टर अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, अपने स्कीम से रिलेटेड, तो आप भी पर्टिकुलरली कैम्स के ब्रांच में जाकर के या फिर इनका जो कॉल सेंटर्स हैं, कस्टमर केयर जो सेंटर्स हैं इनके, वहां पे डायरेक्टली कॉल करके सारी सर्विसेज अपना रिजॉल्व करा सकते हो। तो उसका भी कुछ इनको इनकम वगैरह आता है, कस्टमर सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करते हैं। सो ये सारा इनका नॉन एसेट बेस्ड रेवेन्यू के अंदर आता है, जो कि 14% कॉन्ट्रीब्यूट करता है कंपनी के टोटल रेवेन्यू में। और बाकी का जो 13% अगर आप देख रहे हो, सो वो इनका आता है जो आप नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू देख रहे हो, यहां से इनका ऑलमोस्ट 13% रेवेन्यू आता है। अब इस 13% में क्या क्या है, तो आपका AIF है, PMS है, कैम्स पे है, कैम्स रिपोजिटरी है, थिंग्स 360 है, कैम्स KRA है और अदर्स वाला पार्ट है। सो अगर आप कैम्स का रेवेन्यू मिक्स देखोगे तो अभी तो ये पिछले 1-2 साल से 13% के आसपास ही है, लेकिन 3-4 साल पहले का अगर हम डेटा देखें तो कैम्स का ऑलमोस्ट 8-9% रेवेन्यू आता था सिर्फ इनके नॉन म्यूचुअल फंड वाले कैटेगरी से। लेकिन अभी पिछले 3-4 सालों में इनका जो नॉन म्यूचुअल फंड वाला कैटेगरी है वो अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है और आज 13% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है कंपनी के टोटल रेवेन्यू में। इसमें जो AIF और PMS वाला कैटेगरी है, इसके लिए कंपनी क्या काम करती है, वही जो ये म्यूचुअल फंड के लिए को सर्विसेज देते हैं, वही सर्विसेज ये PMS और AIF को प्रोवाइड करते हैं। फिर इनका एक कैम्स पेमेंट गेटवे करके एक बिजनेस है। मतलब जैसे अगर आप SIP ट्रांजैक्ट कर रहे हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, इनके पेमेंट गेटवे को यूज करके तो वहां से कंपनी को रेवेन्यू आता है। देन कैम्स रिपोजिटरी क्या है, तो जैसे हमने CDSL को डिस्कस किया था, CDSL का एक रिपोजिटरी वाला बिजनेस है। उसमें बेसिकली होता क्या है, जितनी भी आप इंश्योरेंस पॉलिसीज देखते हो इंडिया में, मोस्टली वो फिजिकल फॉर्म में है। जैसे 30-40 साल पहले आपके जो शेयर्स होते थे, शेयर सर्टिफिकेट होता था, फिजिकल फॉर्म में होता था, आजकल तो सब कुछ डीमैट है। सिमिलरली इंडिया में मोस्टली जो पॉलिसीज हैं वो आपकी फिजिकल फॉर्म्स में, और गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि उस फिजिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज को डीमैट फॉर्म में लेके आया जाए, डिजिटल फॉर्म में लेके आया जाए। तो कैम्स रिपोजिटरी, वही जो CDSL का काम है वही कैम्स रिपोजिटरी करती है इसके अंदर। प्लस इसी बिजनेस में कैम्स रिपोजिटरी का एक और सेगमेंट है बीमा सेंट्रल करके। तो उस बीमा सेंट्रल में क्या होता है, इनके कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में टाई अप है। प्लस कंपनी हर एक मंथ में कोशिश कर रही है कि 2 से 3 नई इंश्योरेंस कंपनीज को ऑनबोर्ड किया जाए, जिसके थ्रू आपका जो भी इंश्योरेंस का प्रीमियम जाता है, या फिर आपको कल को अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर नॉमिनी चेंज करना है, अपना पैन अपडेट करना है, आधार का एड्रेस चेंज करना है, कुछ भी इस तरीके की चीजें करनी है, तो वो सारा कुछ आप डिजिटली कर सकते हो। वरना तो क्या, आपको फिजिकल उस इंश्योरेंस कंपनी को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, फॉर्म वगैरह देना पड़ेगा। लेकिन इनका वो जो बीमा सेंटर वाला प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू आप ये सारी सर्विसेज ऑनलाइन कर सकते हो। तो ये इनका कैम्स रिपोजिटरी का बिजनेस है। फिर ऐसे ही इनका कैम्स KRA है। जैसे आपने CVL KRA देखा था, CVL KRA क्या करता है, हमारा KYC का रिकॉर्ड जो है वो मैनेज करता है। और कल को कोई भी ब्रोकिंग कंपनी आपका डीमैट अकाउंट ओपन करती है, या कोई आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपका इंश्योरेंस बेच रही है, इंश्योरेंस में आपका नाम आ रहा है, तो वो आपका KYC का डेटा कहाँ से लेती है, CVL KRA से लेती है। वैसे ही कैम्स का KRA है, ये भी उस तरीके का KYC डेटा प्रोवाइड करते हैं ये सारी कंपनीज को, तो वहां से इनको रेवेन्यू आता है। तो ये सारा इनका नॉन म्यूचुअल फंड कैटेगरी का रेवेन्यू है। मैनेजमेंट का कहना है कि नॉन म्यूचुअल फंड का कैटेगरी का जो रेवेन्यू है, ये आने वाले सालों में हमारा ऑलमोस्ट 20% कंट्रीब्यूट करेगा। आई थिंक FY27 का इन्होंने टारगेट दिया है, जहां पे कंपनी टारगेट कर रही है कि 20% रेवेन्यू हमारा नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू से आएगा। क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड वाला पूरा आप रेवेन्यू देख रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं सिक्लिकल है, सिक्लिकलिटी इसमें ज्यादा है। बिकॉज कल को चल के अगर थोड़ा सा कैपिटल मार्केट में डाउनटर्न आता है और लोगों का इन्वेस्टमेंट आना कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा कम होता है,
फ्रेश फ्लो जो आ रहा है उसमें थोड़ा सा डाउनवर्ड हमको देखने को मिलेगा, तो क्या होगा कि इनका रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा। जैसे के फिनटेक का अगर आप रेवेन्यू शेयर देखोगे तो उस कंपनी का ऑलमोस्ट 30-35% रेवेन्यू जो है वो नॉन म्यूचुअल फंड कैटेगरी से आता है, लेकिन कैम्स का अभी उतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ नहीं है। इसीलिए मैनेजमेंट उस डायरेक्शन में आगे बिजनेस को लेकर के जा रहा है कि नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू का शेयर इनका काफ़ी तेजी से बढ़े आने वाले सालों में। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल है कैम्स का। मतलब अगर आप देखोगे तो काफी सिमिलैरिटी है के फिनटेक के कंपैरिजन में, लेकिन दो तीन रीजन ये है कि के फिनटेक का आपको नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू का शेयर ज्यादा दिखता है, इसका नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू का शेयर अभी उतना ज्यादा तेजी से ग्रो मतलब इतने ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट का फोकस है आने वाले टाइम में। अब देखते हैं कि कंपनी का Q2 का रिजल्ट कैसा आया है, परफॉर्मेंस कैसी आई है। सो इसके अंदर अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो 33% की ग्रोथ है कंपनी के रेवेन्यू में, जिसमें म्यूचुअल फंड रेवेन्यू कंपनी का 33% से ग्रो हुआ है, और जो नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू है उसमें भी 32% के आसपास की ग्रोथ आई है। पैट की अगर हम बात करें तो 45% की ग्रोथ है, पैट ग्रोथ भी काफी अच्छे से आया है कंपनी का इस क्वार्टर के अंदर। मार्जिन ऑफ कोर्स इसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, 47% के आसपास के मार्जिन है कंपनी के। कुछ बड़े हाईलाइट्स क्या हैं, तो एक तो बड़ा हाईलाइट ये है कि 45 लाख करोड़ का एयूएम हो चुका है कैम्स का आज के टाइम पे, जिसमें से सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी ने ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ न्यू एयूएम ऐड किया है। यानी एक ही क्वार्टर के अंदर 5 लाख करोड़ और एयूएम ऐड हुआ है कैम्स के टोटल एयूएम के अंदर, और ये अभी तक की हिस्ट्री में इनकी सबसे बड़ी ग्रोथ रही है। देन अगर हम इक्विटी एसेट की बात करें तो जैसे हमने डिस्कस किया कि इक्विटी में जितना ज्यादा आपका एयूएम बढ़ता रहेगा उतना ज्यादा आपका रेवेन्यू शेयर बढ़ेगा। तो इक्विटी में भी कंपनी का 66% का मार्केट शेयर है, के फिनटेक का अराउंड 33-34% का मार्केट शेयर है। तो यहाँ पे भी जो लीडरशिप पोजीशन है वो कैम्स के पास में है। देन दूसरा एक और बड़ा माइलस्टोन क्या रहा है कंपनी के लिए, अगर आप एसआईपी रजिस्ट्रेशन देखोगे तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 1.2 करोड़ न्यू एसआईपी रजिस्टर्ड हुई है कैम्स के प्लेटफॉर्म के अंदर। 3-4 साल पहले तक का जो डेटा था उसमें कैम्स का पूरे साल में 1.2 करोड़ का एसआईपी रजिस्टर्ड होता था, अब सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर 1.2 करोड़ का एसआईपी रजिस्टर्ड हुआ है। इससे हमको समझ आता है कि रिटेल का पार्टिसिपेशन किस तरीके से बढ़ा है पिछले 3-4 साल के अंदर, मतलब ये नंबर ऑलमोस्ट 3-4 गुना हो गया सिर्फ 4 साल के अंदर। देन नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस की बात करें तो इसमें भी आप देखोगे अक्रॉस सेगमेंट कंपनी की काफी अच्छी ग्रोथ रही है। देन एक इनका ये कैम्स अकाउंट एग्रीगेटर वाला बिजनेस भी है। इनके नॉन म्यूचुअल फंड वाले बिजनेस में अकाउंट एग्रीगेटर में कंपनी का 16.5% का मार्केट शेयर है, जो कि पिछले साल हार्डली 9.5% के आसपास था। तो ऑलमोस्ट डबल किया इन्होंने अपने मार्केट शेयर को पिछले एक साल के अंदर। यानी हर एक सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ग्रोथ काफी अच्छी आई है कैम्स की इस क्वार्टर में। देन ट्रांजैक्शन रेवेन्यू अगर हम देखें या इक्विटी एयूएम देखें, इसमें भी अच्छी ग्रोथ है। यूनिक इन्वेस्टर का अगर आप ग्रोथ देखो तो 31% के आसपास है। न्यू एसआईपी रजिस्ट्रेशन ऑफकोर्स काफी हेल्थी बेस पे ग्रो कर रहा है। ये कंपनी का मार्केट शेयर है, 68% का मार्केट शेयर कंपनी ओन करती है म्यूचुअल फंड आरटीए इंडस्ट्री के अंदर। टोटल इंडस्ट्री का एयूएम अगर आप देखोगे तो 66 लाख करोड़ है, जिसमें से नियरली 45 लाख करोड़ कैम्स मैनेज करता है, और इक्विटी वाले पार्ट में भी कंपनी की लीडरशिप पोजीशन है इसके अंदर। देन ये सारे बिजनेसेस का ग्रोथ वगैरह काफी अच्छा आया है, नंबर्स ओवरऑल काफी अच्छे आए हैं। चाहे हम एसेट बेस्ड रेवेन्यू देखें, नॉन एसेट बेस्ड रेवेन्यू देखें या फिर नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू देखें, अक्रॉस सेगमेंट्स कंपनी का ग्रोथ काफी सॉलिड है। और पैट का भी नंबर आप देखोगे तो मतलब लगभग 45% से ग्रो किया है। पैट मार्जिन कंपनी का 32% है। सो बहुत कम आपको ऐसे बिजनेसेस दिखेंगे जिनका प्रॉफिट मार्जिन 25, 30, 35% के आसपास हो। ये हमको क्या शो करता है कि बहुत एसेट लाइट मॉडल है, एंड मतलब जो भी इनका इबिट्टा रहता है, जो भी इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहता है, ऑलमोस्ट वो कन्वर्ट होता है कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर। तो इस तरीके का ये मॉडल है, एंड इसीलिए आप देखते हो कि इनका आरओई का नंबर भी इतना हाई लेवल पे है। सो ये पूरा रिजल्ट वाला पार्ट था कैम्स का। नाउ लास्टली अब हम डिस्कस करते हैं कि अपॉर्चुनिटी किस तरीके की लगती है इस बिजनेस के अंदर। तो एक तो हमको ये चीज समझ में आती है कि जो कैम्स हो गया या आपका सीडीएसएल है, बीएसई है, देन आपका के फिनटेक है, ये सारे जो बिजनेस मॉडल हैं ये एक तरीके से नॉन रेप्लीकेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि कल को मेरे पास या आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल आ जाए तो हम भी इस सेक्टर के अंदर एंटर करके इन सारे कंपनीज को कंपटीशन दे सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है नियरली, क्योंकि इनके पास में एक बहुत यूनिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जैसे अगर आप कैम्स की बात करो फॉर एग्जांपल, तो ये कंपनी 96-97 से इस इंडस्ट्री में है, और पिछले 25-30 सालों का इनको एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का कि कैसे ये इंडस्ट्री पूरी इवॉल्व हुई है,
किस तरीके के कंप्लायंसेस हैं, कैसे रेगुलेशंस हैं, और ये जो इनके क्लाइंट्स हैं जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, स्टार्टिंग से इन्होंने इनका ये पूरा आरटीए मैनेज किया है, इनका फंड अकाउंटिंग किया है, पूरा बैक ऑफिस मैनेज किया है। तो जो इनसाइट्स इस कंपनी के पास में है, वो सेम इनसाइट हमको गेन करने के लिए एटलीस्ट अगला 15-20 साल लगेगा, और वहां 15-20 साल में तो कैम्स का ऑफकोर्स और ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ जाएगा। प्लस दूसरा एक और आप पॉइंट देखो तो ये जो इनके क्लाइंट्स हैं एचडीएफसी, एसबीआई वगैरह, इनके पास भी कोई ऐसा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है कि इनको छोड़ करके ये किसी दूसरे प्लेयर को स्विच करें, बिकॉज इनका पूरे क्लाइंट का डेटा, इतना बड़ा क्लाइंट बेस है, मतलब 10-10 लाख करोड़ का एयूएम है इन कंपनीज का। सो इतना बड़ा डेटा ये क्यों अननेसेसरी किसी किसी दूसरे प्लेयर्स के पास में स्विच करेंगे। तो नियरली इम्पॉसिबल है कि कोई भी नया प्लेयर आ जाए इस इंडस्ट्री के अंदर, एंड ये सारे कंपनीज चाहे सीडीएसएल हो, के फिनटेक हो, बीएससी हो, इनको आकर के compete करे। तो मतलब इनको एक तरीके से ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि कोई भी नया प्लेयर आके इनके मॉडल को रेप्लिकेट नहीं कर सकता इजीली, बिकॉज स्विचिंग कॉस्ट हो, ऑपरेशनल कॉस्ट हो, या आपका जो एक्सपीरियंस जो आपको देता है इंडस्ट्री का पिछले 25-30 सालों का, वो रेप्लिकेट करना इतना इजी नहीं है, नियरली इम्पॉसिबल है। तो एक वो पॉइंट तो इन कंपनीज के फेवर में जाता ही है। दूसरा ऑफ कोर्स फाइनेंशियलाइजेशन एक बहुत बड़ी थीम है, हमको पता है कि अगला 10-15-20 साल इन सारी कंपनीज के लिए एक अच्छी ग्रोथ रहने वाली है। बट इसमें अब दूसरा पॉइंट आ जाता है कि ये कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स हैं, तो ऑफ कोर्स ये साइकिल्स में चलेंगे। जब अभी हम पिछला 2-2.5 साल का साइकिल देखें तो बहुत अच्छा चल रहा है इन सारे बिजनेसेस के लिए। आप चाहे एसआईपीज का नंबर देखो, या फिर पीएससी पे या सीडीएसएल पे अगर आप ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम का नंबर देखो, तो ऑल टाइम हाई पे वो नंबर चल रहा है। एंड ये चीज कहीं ना कहीं हमको पता है कि नियर टर्म में कहीं पे भी ये चीज आके पीक पे आ सकता है, यानी वहां से डाउन ट्रेंड आना स्टार्ट होगा। बट वो कब होगा, ऑफ कोर्स इसका आइडिया नहीं है, कि इसको प्रिडिक्ट करना भी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसमें पॉइंट क्या बनता है कि हमको अपॉर्चुनिटी देखनी है, मल्टीपल्स देखना है, मतलब वैल्यूएशन देखना है, एंड उसके साथ में ग्रोथ रेट देखना है। तो अगर आप कैम्स का ग्रोथ रेट देखोगे तो फर्स्ट हाफ जो अभी कंप्लीट हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर का, कंपनी ने ऑलमोस्ट 64-65% रेवेन्यू और प्रॉफिट FY24 का कंप्लीट कर दिया अपने फर्स्ट हाफ के अंदर। एंड मैनेजमेंट अगले सेकंड हाफ के लिए क्या कह रहा है कि जो ग्रोथ रेट है हमारा रेवेन्यू टर्म्स में, वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा सेकंड हाफ में, 20s में आ जाएगा, हाई 20s में आ जाएगा, और जो प्रॉफिट का नंबर है वो हमारा 40 से कम होकर के 30s में आ जाएगा। स्टिल अगर आप यहां से कंजर्वेटिव एस्टिमेट लोगे वैल्यूएशन वाइज, तो कैम्स का जो FY25 का जो फॉरवर्ड पी निकल करके आता है वो अराउंड 46-47 के आसपास निकल करके आता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक आपको दिख रहा है जरूर 57-58 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन FY25 के बेसिस पे जो फॉरवर्ड पी है स्टॉक का वो 45-47 के रेंज में है। एंड बिजनेस का ग्रोथ कितना है, 30% से ज्यादा है, बट मैनेजमेंट स्टिल कह रहा है कि सेकंड हाफ में वो 25-26% का ग्रोथ तो इजिली मेंटेन रखेंगे। तो डील यहां से भी अच्छी लगती है कैम्स की। देन इसके बाद नेक्स्ट ईयर का भी गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने कि ग्रोथ, क्योंकि हमारा 1-2 साल का काफी हाई बेस बन गया है, तो थोड़ा सा मॉडरेट ग्रोथ रह सकता है, यानी कि रेवेन्यू टर्म्स में हमारा ग्रोथ मिड टू हाई टीन्स के अंदर आएगा, और प्लस साथ में क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, तो अर्निंग टर्म्स में जो पैड ग्रोथ है कंपनी का वो 20-25% के रेंज में रह सकता है। तो स्टिल एक डिसेंट बेट लगता है ये कंपनी, ये स्टॉक यहाँ करंट लेवल से भी, बिकॉज फॉरवर्ड पी वही 46-47 का है, एंड ग्रोथ रेट काफी अच्छा है बिजनेस का। आगे ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, एंड ये पूरा स्पेस अगर आप देखोगे कैपिटल मार्केट का, चाहे सीडीएसएल है, एमसीएक्स है, आपका बीएससी है, के फिनटेक है, कैम्स है, सबके बहुत सॉलिड नंबर्स आ रहे हैं, 40-50% की ग्रोथ है। सो जस्ट इसलिए कि ये एक सिक्लिकल स्टॉक्स है, इसको देख करके हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते, अपॉर्चुनिटी सबके अंदर है। इंपॉर्टेंट ये है यहां से कि इनको ट्रैकिंग कंटिन्यू रखा जाए, बिकॉज ऑफ कोर्स कल को चल के अगर ऐसे एसआईपी का नंबर नीचे जाता है, या फिर म्यूचुअल फंड में जो फ्रेश फ्लो आ रहा है इंडस्ट्री में उसमें अगर गिरावट आती है, तो कैम्स का बिजनेस हो या के फिनटेक का बिजनेस हो, इनका ग्रोथ जरूर इंपैक्ट होगा, और वहां पे स्टॉक का डी रेटिंग भी होगा। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना है, इन बिजनेसेस को क्लोजली ट्रैक करना है। करंट लेवल पे अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल है, चाहे वो सीडीएसएल हो, ये सारे बिजनेसेस हो, इनमें अपॉर्चुनिटी है, तो बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग बैट बनते हैं। सेकंड हाफ का ग्रोथ गाइडेंस भी अच्छा है, बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखना है, जैसा बिजनेस में चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हमको अपने पोर्टफोलियो में और अपना व्यू चेंज करना है इन बिजनेसेस के अकॉर्डिंग। बाकी कॉन कॉल भी डिस्कस करेंगे इन कंपनीज का, एंड आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।